आई थिंक यू ऑल आर अवेयर ऑफ व्हाट इज वेक्टर्स, राइट। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं व्हाट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एंड होती थी जहाँ पे आपके पास मैग्नीट्यूड हो, ठीक है, एंड साथ ही साथ क्या और डायरेक्शन भी हो, ठीक है। तो डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड जहाँ दोनों चीजें हो उसको हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। और स्केलर में खाली मैग्नीट्यूड होता था, मैग्नीट्यूड होता है खाली स्केलर में, राइट। अब देखो हम बात करते हैं सबसे पहले वेक्टर क्वांटिटी की, जहाँ पे जैसे अगर मैं एक आपके सामने एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ करूँ, एक क्या ड्रॉ करती हूँ, एक लाइन ड्रॉ करती हूँ। नाउ दिस लाइन इज अ स्केलर क्वांटिटी। अभी ये स्केलर है बिकॉज देयर इज नो डायरेक्शन, क्योंकि इसमें क्या हुई, कोई डायरेक्शन है। सो व्हेन देयर इज नो डायरेक्शन देन इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। लेकिन अगर मैं सेम इसी तरीके की एक लाइन में एक मैंने लाइन ड्रॉ कर दी और मैंने इस तरीके से स्पेसिफाई कर दिया, अब देखो इस लाइन का लेट्स सपोज 10 यूनिट्स की है या 10 सेंटीमीटर की लाइन है, ठीक है। सो अब इसका क्या है, इसका मैग्नीट्यूड भी है, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड भी है और इसका प्लस डायरेक्शन भी है। तो इसका जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजें होंगी तो फिर क्या कहलाएगी, एक वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगी, राइट। तो एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई। तो इस तरीके से यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन द वेक्टर। एक होती है डायरेक्टेड लाइन, जो मैंने अभी ड्रॉ करी थी उसको हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्टेड लाइन। क्या कहते हैं उसको हम, डायरेक्टेड लाइन, जो कि किस तरीके से होती है, जिसमें कोई ना कोई डायरेक्शन दी होती है, ए बी पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें लिखते हैं कैसे हम लोग, इसको लिखते हैं ए टू बी। ए टू बी मतलब कि ये जो वेक्टर है क्या है, ए बी वेक्टर है, ए से बी जा रहा है, ए से बी जा रहा है, समझ आ रहा है आपको, ठीक है। अब इस ए बी वेक्टर को लेट्स सपोज ए वेक्टर से डिनोट कर सकते हैं या इसको ए बी वेक्टर ही बोल सकते हैं हम लोग, जहाँ पे ए जो है वो क्या है, एक आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। ए क्या है, ए इज योर स्टार्टिंग पॉइंट, एंड उसी तरीके से बी क्या है, बी आपका टर्मिनल पॉइंट है, या फिर आप कह सकते हो एक एंडिंग पॉइंट है। तो बी क्या है, एक टर्मिनल पॉइंट है, ठीक है। बी इज अ टर्मिनल पॉइंट, ठीक है। तो ये आई थिंक होता है डायरेक्ट, ये आपको समझ आ गया, आई थिंक क्लियर होगा आपको। एक्सिस और एक होती है जेड एक्सिस, राइट। तो एक होती है आपके पास एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस। नाउ अगर मैं इस पॉइंट पी की बात करूं जो कि आपके एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस से लाई कर है, मतलब अगर मैं इस पॉइंट पी की पोजीशन बताना चाहूंगी तो इट इज डिनोटेड बाय 3 ऑफ द एक्सिस, मतलब हमें 3 एक्सिस की हेल्प लेनी पड़ रही है तब मैं इस पॉइंट की पोजीशन बता पा रही हूँ, ठीक है। कि वो एक्स एक्सिस से इतना दूर है, वाई एक्सिस से इतना है, जेड एक्सिस से इतना दूर है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर किसी भी चीज की, किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी पॉइंट की डायरेक्शन हम तीनों एक्सिस की हेल्प से बता रहे होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, तब वो आपका एक 3D या फिर आप कह सकते हैं एक वेक्टर पोजीशन पे रखा हुआ है। और ये कैसा पॉइंट है, दिस इज द ओरिजिन पॉइंट, जो कि 0 0 0 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक्स वाई जेड के, है ना, 0 0 0 कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जो कि आता है पोजीशन वेक्टर का। किसका, पोजीशन वेक्टर का। नाउ पोजीशन वेक्टर क्या होता है, सबसे पहले इसको मैं समझाती हूँ आपको पोजीशन वेक्टर क्या होता है। पोजीशन वेक्टर जैसे हम लोग ओपी वेक्टर की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, ओपी वेक्टर की। नाउ सी ओपी वेक्टर को आप कैसे लिखोगे, अगर मैं ओपी की सेंटर से पोजीशन बताऊं, देखो ओपी मतलब ये वाला जो वेक्टर है, राइट, दिस वेक्टर, इसकी मैं सेंटर से मतलब ओरिजिन से मैं आपकी क्या बताऊंगी, इसकी पोजीशन बताऊंगी फ्रॉम द ओरिजिन, राइट। तो होता क्या था हमारे पास फॉर्मूला कि अगर मेरे को ओपी वेक्टर निकालना है तो x माइनस 0 का कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद x माइनस 0 का स्क्वायर, इसी तरीके से y माइनस 0 का स्क्वायर, और इसी तरीके से क्या होता था, z माइनस 0 का होल स्क्वायर, यही होता था। एंड ये अंडर रूट के अंदर होता था। तो ओपी वेक्टर निकल के क्या आ जाएगा आपके पास, अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, ठीक है। ये क्या निकल के आ गया, ये आपका ओपी वेक्टर की वैल्यू निकल के आ गया फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। ये कहाँ से, फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। सो दिस इज फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। आई थिंक दिस इज क्लियर कि ये फॉर्मूला होता है फॉर द पोजीशन वेक्टर, जो कि पोजीशन वेक्टर इज ऑलवेज फ्रॉम द ओरिजिन। तो ये चीज मत भूलना, पोजीशन वेक्टर हमेशा कहाँ से होता है, हमेशा ये ओरिजिन से ही हम लोग लेते हैं। कहाँ से लेते हैं, ओरिजिन से लेते हैं। तो ये चीज मत भूलना बच्चों, पोजीशन वेक्टर इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। अब वो आता है डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में, डायरेक्शन कोसाइंस। नाउ देखो नाम देख के लग रहा है क्या ही टॉपिक है, बट देखो बहुत इजी है। डायरेक्शन कोसाइंस होता क्या है, देखो ये बेसिकली होता है कोसाइन ऑफ एंगल। कोसाइन मतलब कॉस, राइट, जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है। तो कोसाइन ऑफ एंगल, तो कौन से एंगल की बात हो रही है यहाँ पे, देखो वो भी बता देती हूँ, कोसाइंस ऑफ एंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जो एंगल्स है ना, ये आपकी एक्स एक्सिस से बन रहे होते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस। जैसे एक आपके पास क्या थी, एक आपके पास एक्स एक्सिस थी, एक वाई थी, एक जेड एक्सिस थी, राइट। अब इसी एक्स एक्सिस में हो क्या रहा था, इस एक्स एक्सिस से एक आपका पी पॉइंट था, जो कि जिसके हम लोग डिस्टेंस एक्स वाई जेड के हिसाब से बता रहे थे फ्रॉम द ओरिजिन, राइट। अच्छा, अब ये जब भी क्या होता है, जब भी ये जो एक्स एक्सिस है ना, इसकी पॉजिटिव डायरेक्शन, यही तो है पॉजिटिव डायरेक्शन, जहाँ अगर ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव है, राइट। तो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से अगर ये जो पी पे जो एंगल बन रहा है इसको हम कहेंगे अल्फा। क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे अल्फा। इसी तरीके से अगर हम यहाँ तक देखें, ये आपका जो वाई एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस से लेके वाई तक जो सेट करे, एक्स की मतलब वाई तक की जो आपका टच करे वो बीटा एंगल बनाएगी, ठीक है। और इसी तरीके से अगर x की पॉजिटिव डायरेक्शन से z एक्सिस तक कोई आपका एंगल बन रहा है, दैट इज अ गामा एंगल। तो यहाँ से निकलते हैं अल्फा बीटा गामा, ठीक है। और इन्हीं अल्फा बीटा गामा का हम लोग कॉस लेते हैं, इन्हीं अल्फा बीटा गामा का हम लोग कॉस लेते हैं। अच्छा, अगर मैं कोई नॉर्मल वेक्टर की बात करूँ, लेट्स सपोज कोई एक ऐसा रैंडम वेक्टर मैंने ले लिया, ए वेक्टर, जो कि क्या होगा, एक्स आई कैप हो गया प्लस वाई जे कैप हो गया प्लस जेड के कैप हो गया, यही तो होता है एक नॉर्मल वेक्टर का मैं बात करूँ। तो अगर मैं बात करती हूँ कॉस ऑफ अल्फा, बिकॉज यहाँ हम लोग क्या कर रहे होते हैं, कोसाइन ऑफ एंगल ले रहे होते हैं। तो अगर हम बात करते हैं कॉस ऑफ अल्फा की बच्चों,
तो वो क्या होता है, जो आपका x होता है, ये जो आपका x, ठीक है, x y z जो कि आपके स्केलर पार्ट्स होते हैं, स्केलर कंपोनेंट्स होते हैं, राइट। अभी मैं इसके बारे में बताऊंगी आपको। तो कॉस अल्फा बेसिकली डायरेक्शन कोसाइन निकलते कैसे हैं, जो भी आपका x होता है अपॉन में जो भी आपका पूरा r वेक्टर या जो भी आपका पूरा a वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड, राइट। तो उसका मैग्नीट्यूड मतलब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर करके मैग्नीट्यूड जो निकलता है वो वाला मैग्नीट्यूड, तो आपको r वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ठीक है। इसको मान लो कि r वेक्टर भी है, ठीक है। इसी तरीके से कॉस बीटा क्या हो जाएगा, कॉस बीटा मतलब y को लेंगे इस बार, तो y अपॉन में जो पूरा r वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। और इसी तरीके से कॉस गामा भी बता देती हूँ, तो कॉस गामा लेंगे तो इस बार हम लोग लेंगे z वाला और अपॉन में जो आपका r वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब ये जो आपके कॉस अल्फा बीटा गामा है, इनको आप क्या कह सकते हो, ये एल होता है, ठीक है। जो कॉस अल्फा होता है दैट इज आल्सो नोन एज एल, जो कॉस बीटा होता है उसको हम लोग एम कहते हैं, और इसी तरीके से कॉस गामा को हम लोग एन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, कॉस गामा को हम लोग एन कह सकते हैं। तो ये होते हैं एल एम एन, ठीक है। ये होते हैं डायरेक्शन कोसाइंस आपके। आई थिंक इतना क्लियर है। नाउ मूविंग ऑन, अब हमारे पास जो एक टॉपिक आता है दैट इज अबाउट द डायरेक्शन रेशियोज। क्या बेसिकली एक्स वाई जेड जो होता है हमारे पास, ठीक है, उसकी बात करें, ठीक है। एक्स वाई जेड बोलो, ए बी सी बोलते हैं इसको हम लोग ज्यादातर। तो देखो जैसे अगर हमारे पास एक कोई ए वेक्टर है जो कि आपका आई कैप है प्लस जे कैप है माइनस 2 के कैप, इस तरीके का कोई वेक्टर है। अब पूछा गया कि इसमें डायरेक्शन कोसाइन निकालो, क्या निकालो, डायरेक्शन कोसाइन। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू आपसे पूछ रहे हैं, या फिर ए बी सी आप समझ लो तो ए बी सी की वैल्यू, ठीक है। मैं आपको एक्स वाई जेड के टर्म्स में समझा रही हूँ तो वो समझ लो। तो इसको सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, इसको करोगे कंपेयर, ठीक है। इसको क्या करोगे, इसको करोगे कंपेयर, ठीक है। तो इसको कंपेयर करते हैं, जैसे एक कोई ए वेक्टर था उसका होता क्या है, एक्स आई कैप हो गया प्लस वाई जे कैप हो जाता है और फिर माइनस 2 के कैप हो जाएगा। अब देखो एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1 दिख रही है, मैं यहाँ से कंपेयर करूँ, यहाँ तो कुछ नहीं है 1 है। इसी तरीके से वाई यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो ये 1 हो जाएगा, और जेड का क्या है -2, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या निकल गया, डायरेक्शन रेशियोज एक्स वाई जेड की वैल्यू। अब अच्छा इसमें एबीसी वाला क्या कहती, अगर मैं यहाँ एक्स वाई जेड ना लेती तो यहाँ पे मैं क्या ले सकती थी, ए आई कैप प्लस बी जे कैप और प्लस सी के कैप, ठीक है। तो ये ले सकती थी मैं, यहाँ जे होगा, ठीक है। तो ये भी ले सकती थी। तो इसी वजह से डायरेक्शन रेशियोज को हम लोग एबीसी और एक्स वाई कोसाइंस, ठीक है। अब ये कोसाइंस निकलते कैसे हैं आपके, ये एक्स अपॉन में अंडर रूट मैग्नीट्यूड करके, ठीक है। सो डायरेक्शन रेशियोज क्या होता है वो भी मैंने आपको बता दिया, एक्स वाई जेड की वैल्यू होती है। अच्छा अगर इसी कोई एक वेक्टर ले लेती हूँ, मैं उसका एग्जांपल बता देती हूँ आपको, तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे एक मैंने ले लिया ए वेक्टर है जो कि आपका अंडर रूट में लेट्स सपोज आपका ए वेक्टर मैंने क्या ले लिया, ए वेक्टर मैंने ले लिया आई कैप, ठीक है, 1 आई कैप, यहाँ पे 1 की जगह कुछ ना भी लेती है सब भी चल जाता, जे कैप माइनस 2 के कैप, ठीक, ये एक मैंने एग्जांपल ले लिया। अब इसमें होगा क्या, सबसे पहले ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना पड़ेगा। अगर हमें क्या फाइंड करना है, डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करना है, उसके लिए भी एलिमेंट की वैल्यू फाइंड करनी तब भी, और डायरेक्शन रेशियो भी। अब आपको क्वेश्चन आया है फाइंड, आपको क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड डायरेक्शन रेशियोज एंड कोसाइन, फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस एंड रेशियोज, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। अब देखो इसी को सॉल्व करते हुए बताती हूँ मैं। सबसे पहले आपको क्या चाहिए होगा, मैग्नीट्यूड। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस में -2 का स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 1 + 1 + 4, ठीक है, दैट इज अंडर रूट 6। तो ये हमारे पास मैग्नीट्यूड आ गया। अब जब मैग्नीट्यूड आ गया अब हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू भी चाहिए होगी। तो देखो मैं लिख देती हूँ कि एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू 1 है, वाई की वैल्यू 1 है और जेड की वैल्यू है -2, ठीक है। ये आपके पास वैल्यूज हैं। अच्छा अब इसी क्वेश्चन में आपसे बोले डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करने का। तो सबसे पहले मैं डायरेक्शन रेशियो बता देती हूँ, बिकॉज डायरेक्शन रेशियो में समझ आ गया कि एक्स की वैल्यू 1 है, वाई की वैल्यू भी 1 है और जेड की वैल्यू है -2, ठीक, ये चीज़ क्लियर है, ये -2, ठीक है। और इसके बाद आपसे पूछ सकते हैं डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने को, डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने को। तो वो क्या हो जाएगा आपके पास, एल फाइंड करोगे तो एक्स अपॉन में अंडर रूट आर मैग्नीट्यूड था, तो बेसिकली एक्स हमारे पास 1 है और मैग्नीट्यूड हमने निकाल लिया √6। इसी तरीके से अगर आपसे बोला एम बताने को तो एम होता है वाई अपॉन में आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, राइट। तो वाई हमारे पास 1 है और ये भी आपके पास √6 है, ठीक है। इसी तरीके से आपसे बोल सकते हैं एन निकालने को, जो कि होता है जेड अपॉन में आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो फिर वो क्या है आपके पास -2 अपॉन में अंडर रूट 6, ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास -2 अपॉन में अंडर रूट 6। तो ये आप डायरेक्शन कोसाइन इस तरीके से फाइंड कर सकते हो। इज दैट क्लियर? नाउ मूविंग ऑन, अब हम लोग की, तो यू हैव स्टडीड अबाउट द वेक्टर्स ऑलरेडी। तो आपने एक चीज़ पढ़ी होगी जो होती है ट्राइंगल लॉ। क्या होती है ट्राइंगल लॉ? तो ट्रायंगल लॉ होता है कि हमारे पास, सबसे पहले समझो ट्रायंगल लॉ में क्या होता है, जैसे कि अगर आपके पास ये कोई ए से बी पॉइंट तक कोई एक ए वेक्टर है, इसी तरीके से बी से लेके ये इस तरीके से इसका एरो है, और अगर ऊपर एक सी पॉइंट है और ये क्या है आपका बी वेक्टर है, ठीक है। तो ये इस तरीके से अब आपको रिजल्टेंट फाइंड करना है। तो इसका रिजल्टेंट कैसे आएगा, इसका रिजल्टेंट आएगा इस तरीके से, जो ए और सी को ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। और ए और सी को जब हम ज्वाइन कर लेंगे तो एक रिजल्टेंट वेक्टर आएगा जो कि आपका ए वेक्टर है प्लस में बी वेक्टर है। क्लियर है? तो अब इसको लिखते कैसे हम लोग, कि आपका जो ए सी वेक्टर है ना वो किसके इक्वल आएगा, ए सी वेक्टर मतलब ये वाला जो वेक्टर है, राइट, ए सी वेक्टर किसके इक्वल आ जाएगा आपका ए बी वेक्टर, ठीक है, और प्लस में बी सी वेक्टर, ठीक है। तो ए से बी, आप इसको बी सी बी ए नहीं लिख सकते हो, ठीक है। सो आपको मैं यहाँ बता देती हूँ कि ए बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी ए वेक्टर, ठीक है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन चेंज हो जाती है। क्या चेंज हो जाती है, डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो ये चीज़ याद रखना, ए बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी सी बी ए वेक्टर, ठीक है। तो इसमें डायरेक्शन चेंज होती है। ये था आपका ट्रायंगल लॉ, जिसमें हमने देखा रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं। फिर एक आपने पढ़ा होगा वेक्टर एडिशन में, एक अबाउट द पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है।
अब देखो इसके बाद इसमें क्या था आपके पास कि लेट्स सपोज आपके पास ए से लेके बी तक कोई एक वेक्टर गया है जो कि आपको ए वेक्टर बोल दिया। इसी तरीके से ए से लेके हमारे पास क्या हुआ, एक कोई वेक्टर गया है जिसको हमने बी वेक्टर बोल दिया। अब बोला गया आपसे रिजल्टेंट फाइंड करने को, तो हम करते क्या थे, इन दो लाइंस को ज्वाइन कर देते थे। ये एक लाइन है, हमने इसको ज्वाइन कर दिया और इसी तरीके से इसको ज्वाइन कर लिया। अब इसका रिजल्टेंट निकालना है तो हमने यहाँ से इस तरीके से रिजल्टेंट निकाली। ये आर वेक्टर आपका रिजल्टेंट वेक्टर आ गया, जो कि कैसे आया, जो कि ए वेक्टर को प्लस करके बी वेक्टर के साथ ऐड करते हैं। मतलब ए वेक्टर, क्योंकि ये वाला बी वेक्टर होता है, ये ए वेक्टर होता है। तो अब देखो नॉर्मल यहाँ पे इतने में ट्रायंगल लॉ लगा दो, ठीक है, इतने में क्या लगा दो, ट्रायंगल लॉ कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। तो यही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रही हूँ, दिस इज अ पैरेललोग्राम लॉ। तो इसको भी आप लिख सकते हो नॉर्मली कि अगर आप देखोगे ए वेक्टर आपके पास क्या है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, यही तो दिया हुआ है, जेड के कैप, ठीक है, ये दिया हुआ है। और यहाँ पे अच्छा अगर कोई भी आपको इस तरीके से वेक्टर दिया हुआ है, इसमें जो भी एक्स वाई जेड है ना, ये क्या होते हैं आपके स्केलर कंपोनेंट्स होते हैं। क्या होते हैं आपके स्केलर कंपोनेंट्स होते हैं। और इसके अलावा अगर मैं पूरे इस वेक्टर की बात करूँ कि अगर मैं बात करती हूँ एक्स आई कैप की, वाई जे कैप की और किसकी जेड के कैप की, तो ये क्या है आपके, ये होते हैं वेक्टर कंपोनेंट्स। ये क्या होते हैं, वेक्टर कंपोनेंट्स होते हैं। तो आई थिंक ये चीज़ क्लियर है कि आपके स्केलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं, वेक्टर कंपोनेंट्स क्या होते हैं। एडिशन ऑफ द वेक्टर्स इज ऑल्सो क्लियर, आई होप सो। एक हमने ट्रायंगल लॉ देखा और एक हमने देखा पैरेललोग्राम लॉ। अच्छा अब सेक्शन फॉर्मूला में आप क्या पढ़ते हो, जैसे कि अगर आपके पास क्या बोला गया है कि अगर कोई इफ आर, ठीक है, अगर मैंने बोला कि कोई आपका पॉइंट है आर, वो डिवाइड कर रहा है किसको, लाइन पी क्यू को, ठीक है, किस तरीके से, इंटरनली। कैसे डिवाइड कर रहा है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है। यहाँ पे ये जो वर्ड है ना इंटरनली, दिस इज इंपॉर्टेंट, किस तरीके से डिवाइड कर रहा है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है। सो अगर आपका जो एक आर पॉइंट है वो पी क्यू लाइन को डिवाइड कर रहा है इंटरनली, नाउ यू हैव टू मेक श्योर कि आपका जो वर्ड है ये क्लियर हो, इसका मतलब आपके दिमाग में क्लियर हो, तब आपको समझ आएगा, ठीक है। मतलब अगर आपसे बोल रहा है कि कोई एक पॉइंट आर है जो कि एक लाइन पी क्यू को डिवाइड कर रहा है, एंड किस तरीके से डिवाइड कर रहा है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है। जैसे एक पी पॉइंट है, एक यहाँ क्यू पॉइंट है और यहाँ पे एक आर पॉइंट है, राइट। ये आर पॉइंट क्या कर रहा है, इस लाइन को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। लेट्स सपोज इसको हम एम बोल देते हैं और इसको हम बोल देते हैं एन, ठीक है। अब यहाँ पे कोई पॉइंट है ओ, ले लेते हैं इसको, क्या ले लेते हैं, इसको हम ओ पॉइंट ले लेते हैं। ओ पी ओ एक अटैच कर दिया और पी क्यू एक अटैच कर दिया। अब पी ओ क्या हो जाएगा, पी ओ आपका ए वेक्टर है एंड ओ क्यू क्या हो जाएगा, ये आपका एक बी वेक्टर है। अब इसका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, तो ये आपका ओ आर जो होगा रिजल्टेंट वेक्टर होगा, जिसको हम लोग आर वेक्टर कह देंगे, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि जो आर पॉइंट है इसने किस तरीके से डिवाइड किया, इसने इंटरनली डिवाइड किया, इंटरनली डिवाइड किया और दो रेशियोज आपके m/n रेशियो पे डिवाइड कर दिया, राइट। तो इसमें फॉर्मूला क्या बनता है बच्चों कि एक ओ आर वेक्टर, अगर आपसे पूछ रहे हैं कि ओ आर वेक्टर कितना होगा, तो ओ आर वेक्टर जिसको हम लोग आर वेक्टर भी कह सकते हैं, जिसको हम लोग आर वेक्टर भी कह सकते हैं। तो ओ आर वेक्टर कैसे निकलेगा, सबसे पहले ये m और इसके सामने वाला, ठीक है। तो m और इसके सामने वाला, देखो इसको मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ, समझ आ जाएगा। देखो ये पहले m लेंगे और m के सामने वाला ये जो b है ये लेंगे, इसी तरीके से n लेंगे और n के सामने वाला ये जो a है वो ले रहे हैं। तो m के सामने वाला b, ये दोनों और फिर ये दोनों, ठीक है, ये दोनों चीजें ले रहे हैं। और अपॉन में हम m और n को साथ में ऐड कर देते हैं, अपॉन में m और n को साथ में ऐड कर देते हैं, ठीक है। आई थिंक अब क्लियर होगा। तो अगर आपसे कोई बोल रहा है कि एक कोई पॉइंट आर है जो कि एक लाइन पी क्यू को इंटरनली डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि आपको अगर आर वेक्टर निकालने को बोल रहे हैं या फिर ओ आर वेक्टर, इस तरीके का जो वेक्टर है इसको निकालने बोल रहे हैं, तो कैसे निकालोगे, एम के सामने वाला एम बी वेक्टर साथ में लोगे प्लस एन ए वेक्टर साथ में लोगे और अपॉन में एम प्लस एन कर दोगे। तो ये फॉर्मूला होगा, एक बार फिर से लिख लो फॉर्मूला, तो रट जाएगा आपको फॉर्मूला। अगर आपको आर वेक्टर निकालना है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है, कैसे डिवाइड कर रहा है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो इंटरनली डिवाइड कर रहा है तो आर वेक्टर निकालना कैसे निकालोगे, एम ए वेक्टर, सॉरी एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर और अपॉन में क्या ले लोगे, m प्लस एन ले लोगे। क्या ये बातें क्लियर है आपको कि किस तरीके का फॉर्मूला है आपका। ये सबसे पहले आपको दिया हुआ है r इज इक्वल्स टू एम बी वेक्टर और इधर है आपके पास एन ए वेक्टर अपॉन में m प्लस एन है। इज दैट क्लियर, ठीक है। तो ये अपॉन में m प्लस एन है, ठीक है। ये कब का केस है, जब वो आपका पॉइंट जो है इंटरनली डिवाइड कर रहा है। अच्छा इसमें एक केस और बनता है कि वेन एवर योर लाइन, जैसे सेकेंड केस क्या बनता है, अगर बोल रहे हैं इफ आर डिवाइड्स, ठीक है, पी क्यू एक्सटर्नली, कैसे, एक्सटर्नली। नाउ यहाँ पे भी आपको इस वर्ड पे फोकस करना है, किस पे, एक्सटर्नली पे, कि अगर आपका कोई आर पॉइंट है जो कि क्या कर रहा है, पी क्यू लाइन को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, कैसे डिवाइड कर रहा है, एक्सटर्नली, ठीक है। ये आपका एक पॉइंट है जिस पे आपको ध्यान रखना है, ये आपका एक वर्ड है बेसिकली, इस पे ध्यान रखना है। अच्छा अब इसका फिगर मैं आपको बना के दिखाती हूँ। जैसे अगर आपके पास एक पॉइंट पी है और एक पॉइंट क्यू है, ठीक है। अब इस कहीं आगे जाके कोई पॉइंट आर है जो कि इस लाइन को डिवाइड कर, अब नाउ यू थिंक मामी डिवाइड तो कर नहीं रहा है, लेकिन बेटा एक रेशियो में बढ़ जाता है, ठीक है। क्या होता है, एक रेशियो में बढ़ जाता है और ये एक 3D फिगर बन जाता है। कैसा बन जाता है, एक 3D फिगर यहाँ से बन जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कोई पॉइंट है ओ, ठीक है, वो आपका इससे किससे ज्वाइन होगा, एक तो आपका देखो यहाँ पे अगर कोई पॉइंट है ओ,
जैसे हमने लास्ट वीडियो में लिया था, तो पीओ और ओक्यू आपका एक पॉइंट बन जाएगा, राइट। तो ये ए वेक्टर हो जाएगा और ये आपका बी वेक्टर हो जाएगा। बट अब एक और वेक्टर जो बन रहा है आपका आर वेक्टर, वो कहाँ से बनेगा, ओ आर को अटैच करके ये बन जाएगा आर वेक्टर, राइट। सो एक 3D फिगर बनता है, ठीक है। कैसा फिगर बनता है, 3D फिगर बन जाता है इस केस में, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला कैसे लेते हैं, इसका फॉर्मूला जब हम लेंगे तो देखो ये आपका समझ आया। अब इसमें रेशियो कैसे बनता है वो भी बता देती हूँ मैं आपको। इसमें रेशियो ऐसे बनता है कि ये जो पी से लेके पूरा आर तक है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये आपका एम है, ये क्या है आपका, दिस इज एम, दिस इज एम। और जो क्यू से लेके आर तक की डिस्टेंस है, दिस इज एन, ठीक है। तो ये चीज आपका इस तरीके से बढ़ता है, ठीक है। तो जब भी कोई एक आर पॉइंट जो है आपका एक्सटर्नली डिवाइड करेगा तो कुछ इस तरीके से एम रेशियो एन में ये आपका डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसका फॉर्मूला कैसे लिखोगे, जैसे अगर इस बार फिर से हमें क्या निकालना है, ओ आर वेक्टर निकालना है। तो ओ आर वेक्टर कैसे निकलेगा वो भी बता देती हूँ मैं। ओ आर वेक्टर या फिर इसको ही आप आर वेक्टर भी कह सकते हो। तो देखो एम और एम के सामने वाला बी वेक्टर, देखो कहाँ गया एम, एम ये एम है, एम के सामने वाला बी वेक्टर, एन के सामने वाला ए वेक्टर, ठीक है। ये ऐसे ही तो हमने अभी याद किया है। तो आपके पास एम, एम के सामने वाला बी वेक्टर माइनस एन, एन के सामने वाला ए वेक्टर, और अपॉन में बस इस बार एम माइनस एन हो जाएगा। इट्स जस्ट द सेम फॉर्मूला जो मैंने यहाँ लिखा है, बस इस पिछली बार में एम प्लस एन था और इस बार क्या है, माइनस हो रहा है दोनों चीज़। तो एम वेक्टर, एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर अपॉन में एम माइनस एन, ठीक है। सो वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्सटर्नली इट्स गेटिंग माइनस, ठीक है, सब्सट्रैक्शन हो रहा है। और जब हम लोग इंटरनली की बात कर रहे हैं तो वो आपका क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। फिर आपके चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन जो था वो कंप्लीट हो जाएगा, जिससे आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे, राइट। सो देखो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, जैसे अगर एक कोई आपको वेक्टर दिया है x1 i कैप प्लस y2 j कैप, ठीक है, प्लस z2 k कैप, ठीक है, ये आपको दिया है। और एक b वेक्टर दिया हुआ है जो कि क्या दिया है, x2 i कैप दिया है, प्लस y2 j कैप दिया है, और प्लस में z2 एक सेकेंड देखो इसको मैं दोबारा से लिख देती हूँ, थोड़ा सा रॉन्ग हो गया। अगर आपके पास x1 i कैप दिया है, प्लस y1 j कैप दिया है, प्लस z1 k कैप दिया है, और इसी तरीके से x2 i कैप दिया है, y2 j कैप दिया है, ठीक है, और z2 k कैप दिया है, ठीक है। तो अब देखो ये आपके पास दो वेक्टर्स हैं, ठीक है, दिख रहे हैं आपको सही से। अब आपसे बोला जा रहा है a वेक्टर डॉट b वेक्टर। देखो डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट अलग होता है। जब हम डॉट लगा रहे होते हैं दो वेक्टर्स के बीच में उसको मल्टीप्लाई करने के लिए, तो क्या होता है, देखो इन द डॉट प्रोडक्ट एक्चुअली व्हाट हैपेंस इज कि जब भी हम लोग i वेक्टर को i वेक्टर के साथ, j वेक्टर को j वेक्टर के साथ, या फिर k वेक्टर को k वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका प्रोडक्ट आता है 1 1 1, ठीक है। और इसी तरीके से अगर हम लोग i वेक्टर को j के साथ या j को k के साथ, इसी तरीके से अगर कोई ऐसे वाले हैं, ठीक है, अगर कोई ऐसे वाले हैं तो इनको करते हैं तो जीरो आता है, ठीक है। मतलब i j k हैं, अगर इनको आपस में हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपका जीरो आएगा। और सो देखो एक वेक्टर मैप का अगर हम लोग a वेक्टर कर दें उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, b वेक्टर ले लें उसका मैग्नीट्यूड, और साथ में cos थीटा ले लें। तो अगर हम cos थीटा लेते हैं तो डॉट प्रोडक्ट होता है, ठीक है। सो इस तरीके से आप यू कैन फाइंड द डॉट प्रोडक्ट। तो अगर आपके पास cos थीटा लिखा हुआ है तो आप इसको कैसे फाइंड कर सकते हो, a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन में a वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन में b वेक्टर का मैग्नीट्यूड, राइट। सो a डॉट b वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं, a वेक्टर का मैग्नीट्यूड, फिर उसके बाद b वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इनटू में cos थीटा, राइट। सो इनटू में cos थीटा होता है। अच्छा इन द केस ऑफ द डॉट प्रोडक्ट आपके पास जो नॉर्मल आपका मल्टीप्लिकेशन होता है वो होता है। अच्छा आपको मैग्नीट्यूड बता दूं मैं एक बार कि a वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, ऐसे निकलेगा कि x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस में z1 का स्क्वायर, ठीक है। और अगर आपके पास a2 वेक्टर b वेक्टर है ना, अगर आपके पास b वेक्टर है तो उसका कैसे निकलेगा, उसका निकलेगा x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर, है ना, और प्लस में z2 का स्क्वायर, इस तरीके से निकलेगा आपके पास, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट बच्चों को दिक्कत आती है थोड़ी सी। सो अगर हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट देखेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, नॉर्मली होता है इसमें हम लोग a क्रॉस b वेक्टर निकाल रहे होते हैं, तो फिर हम लोग क्या करते हैं a वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू में b वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और यहाँ पे हम cos थीटा की जगह क्या लेते हैं, sin थीटा ले लेते हैं सिंपली। इसमें हम लोग sin थीटा लेते हैं। तो अगर हम sin थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगी आपके पास, एक वेक्टर क्रॉस b वेक्टर अपॉन में a वेक्टर मैग्नीट्यूड टू द मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर। इज दैट ओके? दिस इज द फॉर्मूला फॉर द sin थीटा, राइट। अच्छा अगर a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर निकालना होता है तो उसके लिए मैं पहले आपको बता देती हूँ कैसे आप निकालते हो, राइट। अगर आपको निकालना है a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, ठीक है, तो कैसे निकालोगे, एक तरफ लिखोगे i कैप, एक तरफ लिखोगे j कैप और एक तरफ लिखोगे k कैप इनसाइड द मॉडुलस, ठीक है। अब इसके अंदर जो भी टर्म्स होंगे जैसे a1 है, ठीक है, a1 है, a2 है और a3 आपके नंबर्स हैं, b1 है, b2 है, b3 है, ठीक है। तो बेसिकली करना क्या होता है कि जब हम लोग i कैप का निकाल रहे होते हैं तो इसको हटा के हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। जैसे कि अगर मैं निकाल के दिखाऊँ आपको तो a क्रॉस b वेक्टर होगा क्या, देखो यहाँ लिख देती हूँ a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, राइट। क्या हो जाएगा, सबसे पहले अगर मैं i कैप का निकालूंगी तो i वाला पार्ट को हम लोग हटा
हटा देंगे, बाकी का पार्ट हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सो फॉर द आई कैप हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो A2 इंटू में B3, तो देखो A2 इंटू में B3 माइनस हमारे पास क्या हो जाता है A3 इंटू में B2, राइट। उसके बाद फिर माइनस, अगर यहाँ पे प्लस लेते हो आप लोग तो फिर आपको किस तरीके से मल्टीप्लाई करना हो, माइनस लेते हो वो भी बता देती हूँ। अगर यहाँ पे आप माइनस ले रहे हो तो देखो J वाला तो हट गया, अब J हट गया तो A1 B3 और B1 A3 ऐसे ही लेना पड़ेगा, राइट। तो पहले A वाला लेते हैं, तो A1 B3 अगर हम लोग माइनस ले रहे हैं, अदरवाइज अगर प्लस लेते तो B3 A1 ले सकते थे, राइट। सो पहले हमने क्या ले लिया, थोड़ा सा इसको हटा देती हूँ, हाँ पहले हमने ले लिया A1, इसको भी हटा देती हूँ, वेट, यस। सो हम लोग बात करते हैं J कैप की, तो J कैप में माइनस का J कैप, अब हमारे पास होता है A1 B3 और माइनस हमारे पास क्या हो जाता है A3 B1, ठीक है, ये हो गया। प्लस अब हमारे पास क्या है K कैप निकालेंगे, तो K कैप के लिए क्या हो जाएगा, ये K कैप है ये प्लस में रहेगा, K कैप के लिए आपको K वाला हटा देना है, ये K वाला आपका हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा A1 B2, ठीक है, और माइनस में A2 B1, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है कि ये वाला इधर जा रहा होता है, ये वाला इधर, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ हो जाएगा आपके पास A1 B2 A1 वेक्टर इंटू में B2 वेक्टर, ठीक है, और आपके पास क्या हो जाएगा माइनस A2 B1, ठीक है। सो ये आपके वेक्टर्स हैं, लगा लेना, इस पे साइन की जरूरत है, इस तरीके के वेक्टर वाले, ठीक है। ये आपका K कैप हो गया। तो इस तरीके से यू कैन फाइंड A क्रॉस B वेक्टर, ठीक है, A क्रॉस B वेक्टर आपका किस तरीके से होगा वो बता दिया मैंने।